हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 18th। आई होप 18वीं क्लास है आज और काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी है। अर्थमेटिक तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं या कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चंस रहते हैं, वो धीरे धीरे डिस्कस हो जाएंगे आगे भी। लेकिन जो बेसिक 80% की हम बात कर रहे थे ना शुरू में, वो तो अर्थमेटिक का ख़त्म कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो 80% क्वेश्चन अर्थमेटिक के आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ये सारी क्लासेज देख चुके हो या सारी क्लासेस से प्रैक्टिस की है, आपने कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस कर ली है और कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। तो आपको कुछ मॉक्स ट्राई करने चाहिए 1-2 वीक में, जिससे आपको ये पता चले कि आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे या नहीं हो रहा है, या और कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। ठीक है। अगर कुछ इशू लगते हैं, अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो, मॉक के फॉर्म में लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। उसमें टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो थोड़ा सा दिमाग उसमें प्रेशर में रहता है, तो उसकी आदत हो जाती है। तो लगा के देखो, अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट्स में बताओ आप। अब कमेंट्स आपके लिए ओपन रखा हुआ है, बच्चे देखते हैं क्लासेस। अब कोई कमेंट में ये नहीं बता रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैंने अपना टाइम डिवोट कर रखा है आपको, कि आप जो भी प्रॉब्लम बोलोगे अपनी पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम बोलोगे, कि कोई पर्सनल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी किसी को ना होता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम है या जीके में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में है, तो उस तरह के लिए कमेंट सेक्शन ओपन रखा हुआ है। आप बताओ कि किस में प्रॉब्लम है, उसमें डिस्कस करेंगे। उसी के लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं अलग अलग जगह से, कोर्स लिए हुए होते हैं, लेकिन क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही होती है किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, उसी को लेके बैठे रहते हैं। टाइम बीतता जाता है, और जब पेपर आ जाता है ना, तो ये लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम तो शुरू से एग्जिस्ट कर रही थी, सॉल्व कैसे करें, किसी से बात ही नहीं हो पा रही थी, किसी को बता ही नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। वो किसी सब्जेक्ट में हो सकती है, किसी टॉपिक में हो सकती है, या डिसिप्लिन में हो सकती है, कंसिस्टेंसी लाने में हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लेके चलोगे ना, तो बाद में जाके वो बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगी। यही चीज़ होता है, अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस लेके चलोगे, फिर लास्ट में जाके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी और आपका प्री क्लियर हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके चलोगे, तो पेपर में जाके वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और ब्लंडर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हो आप, कमेंट्स में लिखा करो। अगर क्लास सही लगी है तो भी लिखो, नहीं लगी तो भी लिखो। ये क्लासेस आप ही के लिए चल रही हैं। कोई भी तरह का इम्प्रूवमेंट जो आपके पेपर को क्रैक करने में हेल्प करेगा, वो हम करने के लिए रेडी है। कि जो आप बताओगे कि हाँ, इस तरीके से अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ और चीज़ आपको है कि वो चीज़ कवर नहीं हुई, तो आप बता सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ है। तो 3 क्लासेस तो आई थिंक हो जाएगी इस वीक में अर्थमेटिक की। और थर्सडे और फ्राइडे जैसे बोला था, एडवांस करेंगे, जिसमें ट्रिको कवर कर रहे हैं और ज्योमेट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को फटाफट निपटाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर से अच्छे खासे। और दूसरा, ये दोनों टॉपिक टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, थोड़े से लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो इनको जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। फिर देखते हैं, कुछ मॉक्स की प्रैक्टिस एक बीच में मैं सोच रहा हूँ कि फेब्रवरी एंड तक अगर ऑलमोस्ट कवर हो जाए 80 to 90% चीज़ें, तो एक मॉक प्रैक्टिस वीक में रख लिया करेंगे। ठीक है। दूसरा, मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी डिटेल्स जो भी होंगी, गूगल फॉर्म होगा तो वहाँ पे आपसे सबसे पहले मिल जाएगा। या कोई भी प्रॉब्लम होगी, या आपको ना, कमेंट सेक्शन में वहाँ पे भी एक ओपन रख दूंगा आपके फीडबैक के लिए, तो आप बता सकते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है मेंटरशिप के प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो वो ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है। तो मेंटरशिप की सारी डिटेल्स वहीं पर मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या पुराने हैं, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन करें ज़रूर। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% वोट्स। जो कैंडिडेट हार गया उसको 42% वोट मिले हैं, किसका, वैलिड वोट्स के। और वो हार गया है कितने से, 7,64,400 वोट से वो हार गया है। फिर बोल रहा है 82,560 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। और फिर बोल रहा है 20% ऑफ पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जो टोटल वोट्स कास्ट होने थे ना, उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला है। ठीक है। देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंटेज। इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज निकालना है, किसके कंपैरिजन में, जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया उसके कंपैरिजन में। ठीक है। ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब देखते हैं एक एक करके डेटा को उतारना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होता है इस वाले क्वेश्चन में। अगर डेटा मिस हो गया तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सपोज करो टोटल
वोट्स थे 1000x, बोल रहा है 20% वोट्स नहीं डाले गए, तो यानी कि ये 200x हो जाएगा भाई। 1000x का 20% कितना हुआ 200x। तो जिनने वोट डाले वो ये है, ठीक है। इसमें से कुछ वोट्स इनवैलिड काउंट कर दिए गए, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 800x में से 82560 माइनस कर दोगे तो वैलिड वोट्स बचे आपके, ठीक है। ये वैलिड वोट्स बच गए। फिर बोल रहा है 42% मिले हैं जो हार गया है। डिफीटेड वाले को कितने मिले हैं 42% ऑफ वैलिड। जो विनर है उसको कितने मिले हैं भाई 42 इसको मिले हैं। टोटल 100% वैलिड वोट्स काउंट कर लेते हैं, तो जो विनर होगा उसको कितने मिलेंगे 58% ही तो मिलेंगे, 58% ऑफ वैलिड। फिर बोल रहा है कि वो इलेक्शन हार गया इतने वोट से। यहाँ पे देखो कितने वोट से कितने परसेंट से आ रहा है, यहाँ पे 16% से आ रहा है, तो 16% की वैल्यू आपको दी हुई है। 16% ऑफ वैलिड इज इक्वल टू 768400, ठीक है। 16% की वैल्यू आ गई आपको। हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें इनवैलिड वोट्स कितने थे वो तो हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये भी पता करना है जो कास्ट नहीं किया 20% वोट्स, यानी कि इसकी वैल्यू और चाहिए हमें। तो हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी तभी इसकी निकाल पाएंगे। तो देखते हैं 60% वैलिड निकल गया हमारे पास, ये थे वैलिड वोट्स। तो 100% यहाँ पे निकाल सकते हो। 100% की वैल्यू क्या होगी 768400 अपॉन 16 इंटू 100। काट दो, 8 दूनी 16, 8 9 से 72, 4 बचा, 8 6 48, 0 आ जाएगा, 8 5 40, फिर 0, ठीक है। 2 से फिर काट दो, 4 8 0 2 5, तो कितना आ गया 48025000। ये हो गए टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि हमें इसकी वैल्यू आ गई। जब इसकी वैल्यू आ गई तो 800x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा। आप 48025000 में प्लस कर दोगे 82560, 82560 प्लस कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू देगा 800x की, यानी कि इसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास। कितना आएगा 0 6 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 8 8 और 4, 4885060 वैल्यू आ गई। अब देखो 800 की ये आई है वैल्यू, 800x की वैल्यू आई है 488 488 488 5060, ये वैल्यू आ गई। आपको 200x की वैल्यू दी हुई है, मतलब निकालनी है। 4885060 डिवाइड बाई 800 इंटू 200। 200 की वैल्यू निकलेगी, एक्स से एक्स कट जाएगा इसलिए एक्स लिखा ही नहीं है। 2 से ये चला गया, 4 चला गया, 4 से ये काटोगे 1 2 2 1 2 2 बचेगा यहाँ पे 26, 4 6 24, 2 बचेगा, 4 5 20, ये आ गया 200x की वैल्यू आ गई आपके पास ये, ठीक है। यानी कि ये वो वोट्स हैं जो कास्ट नहीं हुए थे। यहीं पे देखो 20% थे ना, यही तो हमने 20% लिया था। अब इसका परसेंटेज निकालना किससे, जो कि बोला हुआ है इनवैलिड वोट्स से। 82560 से इसका परसेंटेज काउंट करना है। तो आपको क्या करना है 82560 किससे निकालना है 1221265, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल काम है। एक चीज देख लेते हैं, 8256000 अपॉन 1221265, ये देखो कितना है 82,56,000 है ये, ठीक है। ये कितना है 12,21,000। मैं कहता हूं ये 82 लाख ही था, ठीक है। ये 12 लाख था। 12 6 72, 12 7 84, 6 से 7 की रेंज पकड़ रहा है बीच में। ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, 6 से 7 बीच में। देखो यहाँ पे भी मैंने घटा दिया, यहाँ पे भी मैंने घटा दिया, तो इसके आसपास की ही रेंज पकड़ेगा 6 से 7 की। ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। 10% है, बहुत ऊपर चला जाएगा। 9 है, 12 है, ये तो बहुत ही ऊपर है। ये देखो 6 से 7 की रेंज पकड़ रहा है। 6.8 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे ना, काटा पीटी भी करोगे, 5 से काट लो और फिर काटते जाओ, तो भी आपका आंसर ना 6 से 7 की रेंज के बीच में ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे इलेक्शन का क्वेश्चन हो गया, पॉपुलेशन का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर ना हल्की फुल्की अप्रोक्सीमेशन आपको चलानी पड़ेगी। क्योंकि देखो ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि अगर ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं तो आप उस रेंज में तो पहुंच ही जाओगे जिस रेंज में आंसर लाए कर रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट निकालने के लिए नहीं बोलता है आपको, वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। उसको नहीं पता है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया कि आपने पूरा निकाला या नहीं निकाला, तो कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेशन वाली ट्रिक्स जो होती हैं, ठीक है। तो पूरा काट के देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़रूरत थी
वो आपको बताइए कि ये जो सारा डेटा है दिया हुआ है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया हमने, ठीक है, और फिर कैसे उस चीज़ पे पहुंचे जो चीज़ निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आराम से समझा है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है राम लूजेज 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विद 630 रुपीज। बोल रहा है 12.5% उसने गुम कर दिए। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं कह रहा। 12 दूनी 24 और एक 25। 25/2 होता है, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौक 100, ये कितना होता है? 1/8। तो आपको ये वाला नंबर ना याद रखना है, क्योंकि बड़ा बढ़िया नंबर है। एसएससी में बार बार 12.5% ना काफी बार पूछा जाता है, तो आपको 1/8 याद हो जाना चाहिए। ठीक है। बोल रहा है 8 में से 1 रुपया उसने गुम कर दिया, या छोड़ दिया, या हार गया किसी चीज में, मतलब ये चीज बोल रहा है उसने गवा दी है वो चीज। ठीक है। 8 में से 1 रुपया चला गया, बचे कितने? 7 रुपए। अब हमें पता है परसेंटेज में कैलकुलेशन चल रहा है, तो हम 800, 100 और 700 मान के चल लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर रेशो से कंपेयर करना है कंपेयर कर देंगे। हम अपने नंबर लेके चलते हैं। 800 रुपये थे, 100 रुपये उसके खत्म हो गए, 700 रुपये बचे। उसने बोला आफ्टर स्पेंडिंग 75%, इसका 75% वो खर्च कर देता है। उसके पास कितने बचे? 630। अब जब इसका 75% खर्च कर दिया, तो इसका 25% ही तो बचा होगा आपके पास, उसके पास। तो 700 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4 से कर दोगे, कितना आएगा आंसर? 4 एकम 4, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 पंजे 4 पंजे 20, 175 हो गया। यानी कि 175 रुपये बचे उसके पास, हमारे जो वैल्यू ली हुई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसके पास 630 रुपये बचे हुए हैं। 175 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 630 दी हुई है। वो पूछ रहा है कितना पैसा था उसके पास इनिशियली। 175 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630/175। पहले कितने थे हमारे पास उसके वैल्यू? 800 रुपये। 800 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। काट दो, 25 से काट दो। ठीक है, तो 25 सत्ते, 25 या 75, 25 दूनी 50। ठीक है, 7 9 से 63, 90। क्या आ गया आपका आंसर? 90 × 32। 0, 9 दूनी 18, 9 3 27 और एक 28। 2880 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। रेशो में चलना है, रेशो में चल लो। एग्जैक्ट नंबर मान के चलना है, एग्जैक्ट नंबर मान के, जो दोनों तरीके से करवा चुके हैं। ठीक है। 800 मानना है 800 मान लो, 100 मानना है 100 मान लो। नंबर वो देखना है बस कि वो कट जाए। डेसिमल में अगर आप कैलकुलेशन करने लगोगे ना, तो फिर फंसते ही चले जाओगे। तो नंबर ऐसा लेट करना है कि जिसमें डेसिमल आने के चांसेस ना के बराबर हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी। क्या बोल रहा है? एक आदमी की जो सैलरी है उसका 60% वो खर्च कर देता है अपने ऊपर। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर देता है वो। ठीक है। बोल रहा है ही गेट्स 2 इंक्रीमेंट। 30% का इंक्रीमेंट मिला उसे, और फिर कह रहा है 60% का इंक्रीमेंट मिला। इफ ही सेविंग इंक्रीजेज बाय 250%, उसकी सेविंग ना इंक्रीज हो गई है 250% से, जो पहले सेविंग थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज सैलरी। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो नई सैलरी बनी है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है। एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग्स का क्वेश्चन है, पहले काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। सिंपल सा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 100 रुपये थी उसकी इनकम, 60 वो खर्च कर देता है। तो इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। 40 बच गई उसकी सेविंग। ठीक है। 2 इंक्रीमेंट लगे हैं उसको। 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, 30% का इंक्रीमेंट कर देंगे, 130 हो जाएगा। फिर कह रहा है वो 60% का इंक्रीमेंट हुआ है उसको, 60 लिखा हुआ ना। 13×6 = 78, 78 रुपये का इंक्रीमेंट और हो जाएगा, तो यानी कि 208 रुपये हो गए उसके। 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी सैलरी 100 से 208 हो गई है। फिर वो बोल रहा है सेविंग बढ़ गई है किससे? 250% से। इसका 250% कर दो भाई। इसका 250% कितना करोगे? 100 होता है इसका 250%। ठीक है, तो 100 उसकी बढ़ गई सेविंग, तो टोटल सेविंग उसकी हो गई 140। अब देखो, इन सैलरी उसकी 208 हो गई थी, सेविंग उसकी 140 है, तो वो खर्चा कितना कर रहा होगा? 68 का खर्चा कर रहा होगा। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि जब ये खर्चा हो रहा है उसका, वो उसकी नई सैलरी के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है। ठीक है, ये आपको निकालना है। खर्चा, सैलरी कितनी है? 208, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 हो गया। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना हो गया ये? 1700/52 हो गया। कट कर सकते हो सीधा सीधा।
क्योंकि ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है। 5 से करोगे, 5 150 हो गया, 156 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 14 बचा, 0, 3 से नहीं जाएगा, 156 है तो 2 से जाएगा, 32% के आसपास आंसर आ रहा है। यहाँ 36 है, 29 है, 43 है, 32 है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। काटा पीटी और करनी है, काटा पीटी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सीधा सीधा काट सकते हो तो सीधा सीधा काट के दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। आगे देखते हैं। बोल रहा है रोहन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज ही डिड इन साइंस। इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहा है, साइंस के मार्क्स की बात कर रहा है। मान लो साइंस में 100 मार्क्स आए, कितना स्कोर कर रहा है इंग्लिश में? ट्वाइस कर रहा है, तो यानी कि 200 स्कोर कर रहा है। साइंस में 100 स्कोर कर रहा है तो उसका ट्वाइस इंग्लिश में स्कोर कर रहा है। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी है एक जो पढ़ रहे हैं हम, मान लो एक्स, ठीक है। इन तीनों का टोटल दिया हुआ है 126, तो हमारे पास ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 300 प्लस एक्स, ठीक है। कितना टोटल दिया हुआ है? 126 दिया हुआ है। अब ये उधर जाके ये माइनस मत कर देना, क्योंकि ये हमने लेट किया हुआ है ये नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे एक और की चीज, द रेशियो ऑफ द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथ्स में जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, तो ये भी निकल के आ जाएगा आपका। इंग्लिश और मैथ्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। दो की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी लेट की हुई है, देखो 2:3 इंग्लिश और मैथ्स। हमारे अकॉर्डिंग दो की वैल्यू 200 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300, तो यहाँ पे 300। अब देखो इनका सबका सम दिया हुआ है 300, 200, 500, 600। 600 यूनिट की वैल्यू जो हमने लेट किया था 126 है। पूछ रहा है इंग्लिश में कितने मार्क्स है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126/600। इंग्लिश के मार्क्स पूछ रहा है, तो इंग्लिश के मार्क्स 200 से मल्टीप्लाई कर, 200 की वैल्यू निकालनी है। 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। सिर्फ रेशियो कंपैरिजन कर रहा है इसमें, और कुछ नहीं कर रहा। रेशियो बना लो आप, रेशियो को कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वीट वर्थ 80 रुपीज पर केजी एंड 50 रुपीज पर केजी इज मिक्स्ड, मिलाया गया किसके साथ? एक थर्ड वेराइटी के साथ मिलाया गया, इस रेशियो में मिलाया गया है वो, ठीक है। ठीक है भाई। इफ द मिक्सचर इज वर्थ 75 रुपीज पर केजी, ठीक है। देखो पहला ये रेशियो है जिसमें वो मिलाए गए हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट मान लो ये 1 केजी मिलाया गया, ये 2 केजी मिलाया गया, ये 3 केजी मिलाया गया, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ा क्यों लिखते हैं। अगर 1 किलो फर्स्ट वैरायटी मिलाई 80 रुपीज़ के हिसाब से, तो 80 रुपये का बन गया ये। दूसरी मिलाई 50 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये का बन गया ये। तीसरी मिलाई है एक्स रेट के हिसाब से, तो 3x हो जाएगा, ठीक है जी। जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू हो गई है 75 रुपये पर केजी। देखो ये टोटल वैल्यू है उसके, बोल रहा है 75 रुपये पर केजी के हिसाब से हो गया। टोटल वेट कितना है? 3 किलो यहाँ है, 2 किलो यहाँ है और 1 किलो है, 3 2 5 और 1 6, ये उसका टोटल अमाउंट हो गया। और ये एक टोटल अमाउंट है हमारे पास, दोनों इक्वल होंगे ना। देखो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 180 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 3 7 6 42, 42 और 3 45, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 200, 250, 270 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से कट कर दोगे 90 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू 90 आ गई, ये वाली क्वांटिटी, इसका रेट आ गया, मतलब इसका रेट आ गया 90 रुपए। तो पूछ रहा है देन द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर केजी विल बी कितना? इसी का रेट पूछा था, इसी का रेट आ गया, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। सही है, समझ में आया। सिर्फ प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्राइस और वेट का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपस में मिलाया है, टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है। 1 किलो मान लिया 80 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है? 80 रुपये बनता है। 2 किलो मान लिया 50 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है? 100 रुपये अमाउंट बनता है। 3 किलो मान लिया, हमें उसका वो अमाउंट नहीं पता था क्योंकि वो तो निकालनी है, एक्स सेलेक्ट कर लिया तो 3x हो गया। यहाँ पर तो टोटल मिक्सचर की दी हुई है, तो टोटल मिक्सचर का निकाल दिया हमने। 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पूछ रहा था, टोटल केजीज कितने हैं? 3 4 5 6, 6 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of some wooden furniture increases by 65% when it passes through 3 hands, ठीक है। एक बंदा था, उसने इसको दिया, फिर इसको दिया और फिर इसको दिया, 3 हाथ बदले गए, ठीक है।
इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर मेड अ प्रॉफिट, पहले को हुआ 20% का प्रॉफिट, दूसरे को हुआ 25% का प्रॉफिट, तीसरे को नहीं पता कितने का हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल प्राइस जो है वो 65% से बढ़ गया। मान लो ये 100 था, ये 165 हो गया इसका फाइनल प्राइस। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज थर्ड सेलर का, इसका कितना है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, देखो पहले 20% बढ़ा तो ये 100 से 120 हो जाएगा। 25% बढ़ाएंगे, 25% कितना होता है इसका, 1/4 निकाल दोगे, 30 बढ़ गया, तो यानी कि ये 150 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 15 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा, 150 पे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 10 10 10% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमें सीधा सीधा अरिथमेटिक में जो बोल रहा है उस तरीके से भी प्रोसीड करते हो तो वैसे भी आंसर आता है, तो वही हम कर रहे हैं। बोला ना कि फाइनल प्राइस उसका 65% से बढ़ गया, मान लो 100 था तो फाइनल प्राइस कितना होगा, 165 हो गया। अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ जो पूछी वो निकल के आ गई। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ लिए हैं थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि ना शुरू में इतने क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक तरह का बेस आपका बन चुका होगा। अब ये नहीं होगा ना कि मैं आपको 20% निकालना सिखाऊं। 20% कितना होता है, ठीक है, 1/5 होगा, 100 का 1/5 होगा तो 20 होगा, 20 ऐड कर दोगे तो वो 120 हो जाएगा। इतना स्लो नहीं चलना है, पेपर भी पास करना है ना, सिर्फ सीखना सीखना नहीं है। कुछ लोग सीखने में ध्यान लगाते हैं, पेपर पास करने में ध्यान ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A can of water and milk mixture contains 60% milk. A part of the mixture is replaced by another mixture containing 50% milk, and the percentage of milk was found to be 52%. एक कंटेनर में मिल्क, दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें दूध का कंसंट्रेशन 60% दिया हुआ है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन से ही करेंगे। फिर बोल रहा है कितना पार्ट रिप्लेस कर दिया गया जब दूसरा क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिलाया ना, जिसके में कंसंट्रेशन मिल्क का 50% था, बाद में जो रिजल्टेंट निकला ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन 52% हो गया। दिखाया था 60% एक बार है, 50% यहाँ है, रिजल्टेंट मिक्सचर का 52% हो जाएगा। ये जो नीचे निकल के आती है वो रेशियो निकल के आता है क्वांटिटी का, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2:8 यानी कि 1:4 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, देखो ये न्यू वाले मिक्सचर जो डाला है उसका है, ये ओल्ड वाला है। ठीक है, कितना डाला है, 4 डाला है, तो 4 ही रिप्लेस हुआ होगा भाई, 4 डाल दिया एक्स्ट्रा में, और टोटल क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी तो नहीं बदल रही है। ठीक है ना, एक इसका है और 4 इसका है, तो टोटल 5 हो गया। 4/5 ऑफ मिक्सचर रिप्लेस किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है आपका यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन करने का। इक्वेशन बना के करोगे लेंदी होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ठीक है, इक्वेशन भी बना सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो छोटे तरीके से हो सकती हैं वो कुछ कुछ सीखते हुए चलेंगे साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज एट 20% पर एनम इन 2 years इफ द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली का केस मैंने नहीं बताया आपको, अभी तक हम करते आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट ईयरली के बेसिस पे। जब वो हाफ ईयरली बोलता है तो क्या होता है, रेट जो है वो हाफ हो जाता है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, कैसे, हाफ ईयरली बोला तो 6 मंथ और 6 मंथ 2 साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब ये होता है। लेकिन आधे साल में जो 20% पर एनम का रेट था, 6 महीने में कितना रेट लगेगा, 10% का ही तो रेट लगेगा, आधा हो जाएगा। 10% यहाँ पे हो गया, 10% यहाँ हो गया, तो टोटल 20% हो गया। तो इस तरह से बोला जाता है, इसलिए ये वाली चीज मैंने आपको लिख के बताई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15,750 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया, 15,750, रेट कितना दिया हुआ है 20%, हाफ ईयरली पे करना है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 years, तो ये कितना हो जाएगा, 4 साइकिल में हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होता है। n होता है कितने साइकिल्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हमें 4 साइकिल कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
इसको दो तरीके से, एक ट्री मेथड भी सिखाया था इस तरीके से, ठीक है, फिर ये ऐसे 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 ये भी सिखाया था, ठीक है। ट्री मेथड से भी कर सकते हो और इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन से में ट्री मेथड लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 15,750। 1 प्लस रेट कितना है, 10% है। 10/100 कितना होगा, 1/10 पावर 4। 15750, ये कितना हो जाएगा, 11/10 की पावर 4। ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। यही आपको करना है। इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, देखो कैलकुलेशन क्या है इसकी, 15750 इंटू 11 अपॉन 1 1 2 3 4 4 0, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको नॉर्मली कैलकुलेट करो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ट्री मेथड में, ये डेसिमल में जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल ये लेके चलोगे, प्रिंसिपल जब ये लेके चलोगे और 10% निकालोगे तो एक जीरो तो कट जाएगी, लेकिन उसके बाद डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा। और मैंने बोला है जितना डेसिमल को अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ठीक है। तो क्या करना, सिंपल, ये क्वेश्चन ना दिखता बहुत छोटा है जब कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करने बैठते हैं ना तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना ठीक से, जैसे हम कुछ कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, पहले सिंपल क्वेश्चन लिया था बिल्कुल, ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन लोगे तो आपको देख के पता चलने लग जाएगा कि इसकी कैलकुलेशन डेसिमल में जाएगी या नहीं जाएगी ट्री वाले मेथड से। इसलिए इसको फॉर्मूले से करना ज़्यादा बेटर अप्रोच है इसमें, क्योंकि सिर्फ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन 121 फिर साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, एक 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिजर्व करता है 1.5 मिनट का टाइम। आपके 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो छोड़ दो, आराम से हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं जो टाइम डिजर्व करते हैं, तो उसको टाइम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक में घुस के ना आप इन 20 क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक लगाने लगते हो, फिर आप ट्रिक्स भूल जाते हो, तो ये 20 क्वेश्चन में भी ब्लंडर होता है और 5 में तो होता ही होता है, तो प्री में नंबर ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करोगे, इसका आंसर ये आएगा। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि आपका आया नहीं आया, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 ऑफ इटसेल्फ इन 2 years and 6 month। एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 2 साल 6 महीने में अपना 17/10 गुना हो जाता है, ठीक है। मान लो वो अमाउंट था 10 ही अमाउंट था वो, ठीक है, 10 अमाउंट मान लेते हैं। तो अगर वो अपना 17/10 गुना होता है तो वो कितना बढ़ गया, 10 का 17/10 कितना होता है, 17 होता है, तो 10 से 17 हो गया, वो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कितने साल में, 2.5 ईयर में बढ़ गया, ठीक है ना। यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है वो। अब देखो फिर पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 2.5 साल में 7 बढ़ गया है वो, 2.5 साल में 7 वैल्यू बढ़ गई, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 7/25, 2.5 मतलब, ठीक है। 1 साल का आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे, ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट नीचे, परसेंटेज निकालनी है इंटू 100, ये से 1 चला गया, इधर 10 लिख लोगे, 25 से सीधा काट दो, 4 पे चला जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया भाई। ये इंटरेस्ट है, दोबारा समझा देता हूँ, ये इंटरेस्ट है 2.5 साल का, 2.5 साल का इंटरेस्ट 7 रुपए के हिसाब से मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे 7 आया ना, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 7/2.5, ये इंटरेस्ट आ गया। अब आपको जब रेट निकालना होता है, इंटरेस्ट 1 साल पे कितना लगा है यही तो निकालना है, 1 साल पे इतना इंटरेस्ट निकाल, प्रिंसिपल कितना था 10 इंटू 100, यही तो किया हुआ यहाँ पे। अब ये चीज़ है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे, 7/2.5 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है, इंटू 10 ये हो गया, 25 चौक हो गया, 7 चौक 28 हो गया। समझ में आया, यही चीज़ यहाँ पे की हुई है। इसको समझने वाली बात थी कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना, कितना हो गया ये बोल रहा था।
मतलब अगर 10 वैल्यू रखी और वो 17/10 हो गया तो 17 अमाउंट बोल रहा है, उतने गुना हो गया है, उसने इंटरेस्ट की बात नहीं करी। ठीक है, उतने गुना हो गया ये बोल रहा है वो। तो जब माइनस करोगे आप जितना हो गया और जितना पहले था, तो ये तो इंटरेस्ट निकलेगा बीच में, 7 जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये वही चीज़ तो है। ठीक है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस समझने वाली बात है कि क्या बोल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सम इज डिपॉजिटेड इन द बैंक विच गिव सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक में पैसे डाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहा है। द सम बिकम्स 1.25 टाइम्स इन 3 ईयर्स। मान लो 100 रुपए थे, इसका 1.25 टाइम्स कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिला, 25 इंटरेस्ट मिला 3 साल में। पूछ रहा है इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 760000, 7,60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है उसे आफ्टर 7 ईयर्स। पूछ रहा है कितना उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब देखो 1 साल का निकालोगे आप यहाँ पे तो 25/3 निकल के आएगा। डेसिमल में आ गया, डेसिमल में करना नहीं है। ठीक है, यही चीज मैंने दोबारा लिखी है इसी वजह से क्योंकि डेसिमल में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको डेसिमल से बाहर निकाल लो पहले। कैसे करोगे, ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये उसका मल्टीपल बन जाए 3 का, क्योंकि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सिंपल इंटरेस्ट में ये बन जाए 3 साल का मल्टीपल में बन जाए। तो 25 6 150, सिर्फ 150 1500 मतलब 150 ये जो मल्टीपल निकल के आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारी चीजें 6 से मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको भी तो लेट कर सकते हो, ये वाली वैल्यूज भी तो लेट कर सकते हो। यही समझ में आता है। देखो लेट करना ना अपने आप में एक स्किल है। अगर आपने ऐसी चीज लेट कर ली कि जो डेसिमल में जा रही है तो वो आपके लिए बिल्कुल ही ना नाइटमेयर जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज लेट कर ली जो डेसिमल भी नहीं ले रही है और फटाफट कट रही है, तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं। अब देखो 150 इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में, 1 साल में कितना मिलेगा, 50 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 50 इंटरेस्ट मिल गया। अब देखो क्या बोल रहा है वो, 7 साल का इंटरेस्ट चाहिए उसको। 600 पे 7 साल का इंटरेस्ट लेंगे तो 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अमाउंट, 950। उसको कितना चाहिए, 950 की वैल्यू उसने बोली है 7,60,000 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,60,000 बटे 950। हमें निकालना कितना, कितना डिपॉजिट करना था, ये रहा डिपॉजिट वाला 600। काट दो, किससे काटोगे, 5 से काट दो, 12×5 = 60, 5 × 5 5×3 = 45। ठीक है, ये किससे चला जाएगा, 4 से जाएगा, 40,000 आ गया यहाँ पे, 12×4 = 48, 4,80,000 हो गया। भाई 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 4,80,000 ही तो आएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया। सिर्फ इसमें लेट करने का गेम था कि आप 100 से कर रहे हो इस क्वेश्चन को या इससे कर रहे हो। आपका यहीं से भी जाएगा, 25/3 है ना 1 साल का, 7 साल का कितना होगा, 25/3 इंटू 7। ठीक है, 175/3, 7 साल का यहाँ पे लिख दोगे। 100 में पर प्लस करोगे ना जब 175/3 इसको, तो बस ये फ्रैक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में निकालना यहाँ पे इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ फ्रैक्शन में नहीं करवाई आपको। तो ऐसा नंबर लेट कर लिया कि जो कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और कुछ अलग नहीं किया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना यही छोटी छोटी स्किल सीखनी होती है कि क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, सबको पता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने गुना हो गया, इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट कहाँ पे लिखते हैं, प्रिंसिपल कहाँ पे लिखते हैं, सबको पता है। लेकिन बच्चा वही सेलेक्ट होता है जो ये देख पाता है कि उसको जल्दी कैसे करना है। ठीक है, क्या चीज़ डेसिमल में चली जाएगी, क्या चीज़ उसको लेंदी बना देगी क्वेश्चन को, वो चीज़ अवॉइड करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज। ठीक है, 80 दिन में खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया है। उसने 60 लोगों को एम्प्लॉय किया शुरुआत में, और 20 मैन और एडिशनली उसने लगा दिए कब, 20 दिन के बाद। भाई 20 दिन तक तो इन्हीं आदमियों ने काम किया है, 60 आदमियों ने। फिर उसके बाद क्या किया उसने, 20 और आदमी लगा दिए, और उससे क्या हुआ कि टाइम पे काम खत्म हो गया। ये बोल रहा है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन
वो कह रहा है अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वुड ही हैव नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, कितने एक्स्ट्रा दिन लग जाते उसको काम खत्म करने के लिए, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। अब देखो, पहले ये देखते हैं कि टोटल काम कितने थे। टोटल काम निकाले बिना तो कुछ नहीं होने वाला। टोटल वर्क निकालेंगे पहले। पहले बोल रहा है 60 आदमी लगे थे, वो 20 दिन तक काम कर रहे थे। उसके बाद उसने क्या किया, 20 आदमी और बढ़ा दिए, तो कितने आदमी हो गए, 80 आदमी हो गए। और काम टाइम पे खत्म हो गया है, 20 दिन यहाँ काम कर चुके हैं, टोटल 80 दिन में काम खत्म करना था। तो इन 80 आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा, 60 दिन काम किया होगा। 1200, 4800, 6000, 6000 यूनिट, ये टोटल वर्क हो गया जो करना था। क्योंकि तभी तो टाइम पे खत्म हुआ ना भाई। हमने कितने दिन लिए, 60 दिन यहाँ लिए और 20 दिन यहाँ लिए। पहले 60 आदमी काम कर रहे थे 20 दिन के लिए, फिर 80 आदमी काम कर रहे थे 60 दिन के लिए, टोटल काम निकल के आ गया भाई। आदमी की हमने एफिशिएंसी एक ही मान ली, इसलिए उसको 60 लिख दिया कि 60 काम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिखा है इस चीज को कि 60 ही काम हो रहे हैं, 20 दिन तक काम होएगा, फिर 80 काम हो रहे हैं, 60 दिन तक काम होएगा, तो टोटल काम निकल के आ गए यहाँ पे 6000। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाए होते, भाई टोटल काम है 6000, अगर नहीं लगाए होते तो कितने लोग काम कर रहे होते, 60 लोग काम कर रहे होते। 100 डेज में काम खत्म होता। काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 80 दिन में। कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए, 20 एक्स्ट्रा डेज हो गए। समझ में आया एक्स्ट्रा दिन की बात। अगर वो एम्प्लॉय नहीं करता एक्स्ट्रा आदमियों को, तो काम 100 दिन में खत्म होने वाला था। लेकिन उसने जब एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगा दिए, तो काम उसने टाइम पे यानी कि 80 दिन में ही खत्म कर दिया। तो अब पूछा उसने कि अगर वो नहीं लगाता तो कितने दिन लगते। भाई नहीं लगाता तो 100 दिन में काम कंप्लीट होता, तो 20 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड दे रखी है, ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, टाइम पे पहुंच जाती है ट्रेन। बोल रहा है इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इट इज लेट बाय 15 मिनट्स। टोटल जर्नी कितनी होगी ये पूछ रहा है। अब देखो, हमें नहीं पता डिस्टेंस, टोटल जर्नी कितनी है, हमें नहीं पता तो एक्स मान लेंगे। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद देख लेना अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो वो भी दिखा देंगे। टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, ये रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड। ये टाइम ज़्यादा है क्योंकि यही लेट हो रहा है। ये रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का। आर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, 1/4 हो गया। ये तो ऊपर जाएगा, 45 माइनस 3 15, 15x/30 इंटू 45 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 15 तिया 45। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 90 है, 90/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 20.5 आ गई। सॉरी 20.5 कह रहा हूँ, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 0.5, 22.5 किलोमीटर आ गया। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बनाते हैं, इसको सॉल्व करके ना, ये जो लिखा है ना मैंने, ये जो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता सीधा सीधा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइड बाई 15, ऐसे अगर मैं लिख देता सिर्फ इसको, तो इसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया गया है कि दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो डिफरेंस से, और मल्टीप्लाई करो जितना लेट हो रहा है, ये रहा जितना टाइम ड्यूरेशन है। तो इसको फॉर्मूला बना दिया गया है। तो बच्चों को लगता है ऐसे होगा, इसके बिना होगा ही नहीं। भाई यही किया ना मैंने, देखो 30 किलोमीटर उसकी स्पीड थी दूसरी वाली, पहले 45 थी। नीचे क्या है, जितना स्पीड का डिफरेंस है, 45 और 30 का डिफरेंस कितना है, 15। मल्टीप्लाई में क्या करना है, कितना लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है, 15 को आर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/4। यही आंसर निकल के आया। इसको सॉल्व करोगे 22.5 ही आएगा। लेकिन बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ये याद कर लो। अरे ये समझने वाली चीज़ है भाई, जब क्वेश्चन को घुमा दिया ना तो ये काम आने वाला है, और ये जब नहीं लगता ना तो ये काम नहीं आता। ये सिर्फ एक केस में काम है, जब लेट होगा। लेकिन जब आपको बोला है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकाल दो ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ।
हर चीज में फॉर्मूला घुसाने की जरूरत नहीं होती है। पेपर कभी कभी क्या, हर बार कॉमन सेंस वाला पेपर बनाया जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं देखना कितने फॉर्मूले याद करके आए हो आप, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि जब वो बोल रहा है। दोनों के टाइम का डिफरेंस हमने लिख दिया। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ, इतनी कॉमन चीज बोल रहा है कि वो टाइम में डिफरेंस आ गया है, तो टाइम का डिफरेंस लिख दो ना जब इक्वेशन की टर्म्स में बन रहा है तो। उसके बाद सिर्फ सिंपल से नंबर आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्या? अगर आप इतना भी नहीं सोच सकते या इतने मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते ना, अगर आपको डायरेक्ट यहीं पे पुट करके एक ही लाइन में आंसर निकालना है, तो आप वन लाइनर ही खेलते रहोगे। समझ में आ रहा है? ये चीज पहले सिखा चुका हूं, इसलिए दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको बार बार याद रहे, आप बार बार हर बार छोटी ट्रिक्स के पीछे ना भागो। ठीक है ना? हर एक फॉर्मूले को याद करने के पीछे ना लगे रहो। सिर्फ क्या लगाया है यहाँ पे? टाइम की वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं तो एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको कैसे भी लिख लो, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, कर तो वही रहे हैं, एक फॉर्मूला बस, है ना? एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन वो कर रहे हैं। लेकिन ये याद कर लो, इतना लेट हो गया, इतना जल्दी आ गया, वो बीच में ब्रेक लग गया, अरे जैसे बोल रहा है वैसे करते रहो। ठीक है ना? हर छोटी चीज के पीछे मत भागना, क्योंकि हर चीज, छोटी चीज ना आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगी, आपका प्री क्लियर नहीं कराएगी, कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेट भी कर देगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा था एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीजेज बाय 3.5 व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 58 kg। 12 लोग थे, ठीक है? एक आदमी उसमें से चला गया जिसका वेट था 58 kg, और एक नया आदमी आ गया। अगर मान लो 58 kg का ही आदमी आता और 58 kg का आदमी गया था, सेम का आता, तो एवरेज कुछ कम ज्यादा होता? कुछ भी नहीं होता। जब सेम गया है सेम आया तो एवरेज थोड़ी ना बढ़ेगा घटेगा। लेकिन अब ये कह रहा है 3.5 एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ता है तो सबका बढ़ता है। 12 लोगों का 3.5 का एवरेज बढ़ गया, कितना हो गया? 12 पंजे 60, 6 12 36, 36 और 6 42। डेसिमल 1 लगा दो तो 42 kg, 42 आ गई वैल्यू। तो यानी कि 42 किलो वेट एक्स्ट्रा ले आया था, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12 लोगों में। वो 58 किलो तो लेके ही वापस आया होगा, एक्स्ट्रा भी लेके आया, एक्स्ट्रा से ही तो बढ़ा इसका, तो टोटल वेट ये तो लेके वापस आया, या ये भी और वापस ले आया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 100। तो जो नया आदमी आया उसका वेट कितना है? 100। हो गया खत्म। समझ में आया? भाई अगर 58 किलो का आदमी गया है और अगर 58 किलो का ही आदमी आ जाता, ठीक है, तो जो नया वेट है, जो नया एवरेज है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता, क्योंकि कुछ भी एडिशन, जब एवरेज आप निकालते हो, सम ऑफ वेट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन लिखते, सम सम ऑफ ऑल द वेट्स जो है, सब आदमियों का जो वेट है, वो उसमें चेंज ही नहीं आता, क्योंकि 58 गया और 58 ही वापस आ गया, तो सम तो सेम ही रहता, तो एवरेज भी सेम ही रहता, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जब सब चीज सेम है तो एवरेज नहीं बदलेगा। एवरेज कब बदलेगा? जब वो एक्स्ट्रा वेट कैरी करके लाया है अपने साथ, जो नया आदमी है उसका वेट ज्यादा है, तो एवरेज बढ़ेगा। अब देखो ऑप्शन अगर कोई नजर मार लेता ना इसमें, तो जब वेट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेट, तो आदमी का वजन ज्यादा है, तो आदमी का वजन 58 से तो ज्यादा ही आएगा। तीनों ऑप्शन देखना जरा, हो सकते हैं क्या कभी? नए आदमी का वेट पूछा है, हो सकते हैं क्या कभी 58 से कम का आदमी आ जाए और एवरेज इंक्रीज हो जाए? अगर फॉर्मूले को ढंग से समझा है ना, जितनी बार मैंने बनाया है, बार 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 एवरेज कर लिख लिख के, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार लिखवाया है, अगर उसको ढंग से समझा है जब मैं बार बार बताता था, तो ये क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन से भी हो जा रहा है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा वेट ही लेके आएगा अगर एवरेज बढ़ाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है, अच्छे से समझ लेना, इसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे रेस के। बोल रहा है 100 मीटर की रेस हो रही है, ठीक है? रेस कितने की है? 100 मीटर की है। ए ने बी को हरा दिया 20 मीटर से। जब अगर हरा दिया तो यानी कि ए तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो ए ने यानी कि 100 मीटर चल चुका होगा, तो बी कितना चला होगा? 80 मीटर चला होगा। सही है बिल्कुल। फिर बोल रहा है बी ने हरा दिया सी को 20 मीटर से। जब बी 100 मीटर चल देता है, फाइनल मतलब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है, तो सी 80 मीटर चलता है। समझ में आया? इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ये इन दोनों का रेशियो दे रखा है। तीनों का रेशियो साथ में बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, काट लो।
अगर ए बी सी का रेशियो बनाना है, अब आपको ए 5 चलता है तो बी 4 चलता है, फिर कह रहा है बी 5 चलता है तो सी 4 चलता है। रेशियो करने के लिए इधर से ये कर दो, इसका इधर से ये मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशियो बन गया। 5 5 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। ये बोल रहा है, अब देखो क्या बोला है, ए कितने डिस्टेंस से बीट करेगा सी को। ए जब 25 चलता है तो सी 16 चलता है। अब जब बीट करना है तो रेस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। रेस कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि उसे 100 मीटर तो चलना पड़ेगा। यहाँ पे 25 रेशो की टर्म्स में वैल्यू आई है, जब वो 25 चलता है तो वो 16 चलता है। तो इसको टोटल कितना चलना है, अगर ए को जीतना है तो 100 मीटर तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि रेस ही 100 मीटर की है। तो 100 मीटर चलने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4 से ही करोगे। जब ये 100 मीटर चलता है तो ये 64 मीटर चलता है। समझ में आया? तो कितने डिस्टेंस से बीट कर दिया, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 36 मीटर का डिस्टेंस है। यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? रेस का पहला क्वेश्चन है, इसलिए एक एक चीजों को खोल के बताया कि रेशो कैसे बन रहा है। रेस है 100 मीटर की, दोनों की जो डिस्टेंस चलने की चाल की बताया हुआ है कि कौन कितनी देर में क्या चलता है वो दिया हुआ है। ये 100 मीटर चलता है तो वो 80 मीटर चलता है, ये भी 100 मीटर चलता है तो वो 80 मीटर चलता है। तीनों का आपस में रेशो बना लिया कि कौन किसके कंपैरिजन में क्या वैल्यू आ रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर चलने के लिए बोल रहा है, 100 मीटर चला दिया, रेशो की टर्म्स में आ गया, 100 की टर्म्स में जो बनाने के लिए 100 की वैल्यू बना दी। ठीक है, रेशो कंपैरिजन है, पहले सीखते हुए आए हैं, कुछ नया नहीं कर रहा है। बस रेस उसको नाम दे दिया गया, लेकिन चीजें रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली ही चल रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, टू टूरिस्ट बसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग टू रोड्स एट राइट एंगल्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एट 36 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट है, बोल रहा है दो बसेस यहाँ से स्टार्ट हुई, दो रोड जा रहे हैं और दोनों राइट एंगल पे है। ये राइट एंगल है। एक बस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 15 सेकंड के बाद बस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। मान लो 15 सेकंड में ये यहाँ पे पहुंच गई और ये यहाँ पे पहुंच गई। पूछ रहा है 15 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। कोई जाना पहचाना लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल। बस आपको ये पता करना ना कि ये डिस्टेंस कितना है, कितने देर बाद, 15 सेकंड बाद। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 37 18, 6 8 जा 48, 40/3 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया, 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड में कितना चलेगा ये, 150। 15 सेकंड में ये कितना चलेगा, 40/3 है, 15 सेकंड में चलना है। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 200। ये 200 चलेगा, ये 150 चलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकाल सकते हो, h² = p² + b² होता है, निकल जाएगा। अब निकालने के लिए इसको अगर आप रेशियो की टर्म्स में करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 50 से काटोगे 4 पे जाएगा, 50 से काटोगे 3 पे जाएगा, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। कितने से काटा था उसी से मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो ये 250 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 250 मीटर। आ गया आंसर। समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल को रेशियो में भी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करते, 200 का स्क्वायर निकालते, 150 का स्क्वायर निकालते। चलो निकाल के दिखाता हूँ आपको। 200 का स्क्वायर कितना होता है, 150 का स्क्वायर कितना होता है। ये आ जाएगा, आ गया। इसका अंडर रूट निकालोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 625 इंटू 100। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, 25 बाहर आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, 10 बाहर आ जाएगा। 25 इंटू 10, 250। आ गया, सेम चीज़। तो किसी भी तरीके से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोटी टर्म्स में ट्रिपलेट्स जल्दी बन जाते हैं, तो छोटी टर्म्स में काट के ना, तो उसको बाद में उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है ना? ये था आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ, इसमें लेंदी क्वेश्चंस भी थे, अच्छे से समझाए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे आई थिंक। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वो दोबारा पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए भी बोला है मैंने आपको, वो कैलकुलेट करके सब बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और फिर से मैं एक बार ही बोल रहा हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, बस कोर्स कोई कंप्लीट करा दे
कोर्स हम कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट कराना और कोर्स कंप्लीट हो जाना आपका, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं तो कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपका, लेकिन क्या वो कोर्स आपको आ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको आ जाए, वो मेंटरशिप हेल्प करती है उसमें, कि वो चीज़ आप रिटेन कैसे करोगे, आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में फिट कैसे बैठेगा कुछ टाइम के लिए, जब आप पेपर देने जाओगे तब तक आपको वो चीज़ें क्लियर रहें, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़ोगे। अलग अलग सब्जेक्ट है, सबकी अप्रोच अलग अलग होती है, ठीक है। आप खुद पढ़ने में दिमाग लगाओगे, अप्रोच बनाने में दिमाग लगाओगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं सॉल्व करके दूंगा। अब किसी बच्चे को लग रहा हो कि ये पेड है, नहीं पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोशिश करेंगे टीटीएस क्लासेस करने की। इसमें क्या है ना, बच्चा 2-3 दिन पढ़ता है, कुछ डाउट आते हैं, डाउट पूछना तो दूर की बात है, अगर एक हफ्ते बाद एक क्लास रखूंगा ना, तो वो बच्चा भूल ही जाएगा कि मेरा डाउट क्या था, मेरी प्रॉब्लम क्या चल रही थी, भूल जाएगा, किसी और चीज़ में घुस जाएगा। तो कोशिश करेंगे 1 घंटा टाइम निकालेंगे, ठीक है। 1 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइमिंग आई थिंक 1 बजे के आसपास रख लेंगे, फिक्स नहीं है अभी, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं, 1 बजे के आसपास रख लेंगे, ठीक है। 1 घंटा डिस्कशन चलेगा। अब ये 3 दिन में अलग अलग चलेगा, एक दिन हम मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, एक दिन इंग्लिश का डिस्कशन कर लेंगे, एक दिन जीके का डिस्कशन कर लेंगे। रीजनिंग का तो जो क्लासेस चल रही है ना MWF, वो इनफ है, उसमें तो डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है किसी बच्चे का रीजनिंग का होगा, तो इन्हीं किसी क्लासेस में वो कमेंट कर सकता है, या बात कर लेंगे उस पर। जिस तरीके से हम क्लास रखेंगे ना मेंटरशिप क्लास, तो आप उसमें कमेंट्स पे पूछ सकते हो, लाइव टाइप का रहेगा वो भी, ठीक है। तो उस तरीके से अगर रीजनिंग के किसी के डाउट्स होंगे तो वहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेजरली ना ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, जो कवर नहीं हो रहे होते लोगों के, इन्हीं में डाउट्स चल रहे होते हैं। रीजनिंग में तो सब ले आते हैं, लेकिन क्या है ना, रीजनिंग में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 55+ लाना टफ हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन गलती कर देते हैं बच्चे, तो वो चीज़ देख लेंगे वहाँ पे। बाकी मैथ्स, इंग्लिश और जीके कैसे करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है। और जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं या कोई लाइब्रेरी में है, तो क्लास ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप डिस्कस करते हो ना, आपके फ्रेंड को पता नहीं होता कि कोई चीज़ उनको प्रॉब्लम दे रही है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। फ्री है, बता तो सकते ही हो। दूसरा, जो चैनल पर नए हैं या पुराने बच्चे जो देख रहे हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि क्या अच्छा लगा, क्लास सही लगी नहीं लगी, जिस भी तरह का फीडबैक है, फीडबैक ज़रूर लिख के जाना, ठीक है। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ों में चेंज आएगा और तभी कोई चीज़ बेटर हो पाएगी टाइम के साथ। मुझे जो बेटर लग रहा है वो मैं चेंजेस कर रहा हूँ टाइम के साथ, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप फीडबैक देगी तो बताओगे, वो फीडबैक दिए बिना मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फीडबैक ज़रूरी है, जो भी बच्चा क्लास देखे, आधी देखे, पूरी देखे, कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर लिख के जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना मिलते रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।